बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में। बच्चे बोलते हैं कि थ्योरी उनको समझ में आ जाती है, मींस डेफिनेशन, डेरिवेशंस वो ये कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो न्यूमेरिकल्स करते हैं तो या तो उनको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, और अगर वो फॉर्मूला अप्लाई कर भी देते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि एक बार में आंसर करेक्ट नहीं आ पाता, कहीं ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। नर्वस अबाउट न्यूमेरिकल्स? नॉट एनीमोर। बच्चों, इतने साल की टीचिंग में बच्चों की आंसर शीट चेक करते हुए मुझे जो समझ में आया है कि न्यूमेरिकल्स में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके क्या रीज़न हो सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट रीज़न है वो क्या है, लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। बच्चे को क्वेश्चन की लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है, मीन्स उसको ये समझ नहीं आता इसमें हमें गिवन क्या है या क्या फाइंड करना है। तो पहली प्रॉब्लम ये, एंड द सेकेंड प्रॉब्लम इन कैलकुलेशन। मान लीजिए फॉर्मूला उसने अप्लाई कर भी दिया तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कोई ऐसी मिस्टेक हो जाती है कि उसका जो आंसर है वो सही नहीं आ पाता। तो पहले हम फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं, लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर समझ में नहीं आ रही है तो इसके लिए आपको अब से ये ध्यान रखना होगा कि आप जब भी कोई फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो आपको उस फॉर्मूले में यूज होने वाले सिंबल्स के मीनिंग्स पूरे पता हो, मीन्स कौन सी टर्म कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। पहली चीज ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इस फिजिकल क्वांटिटी का ये सिंबल है, ठीक है। एंड सेकेंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको उन फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स, सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट्स दोनों पता होनी चाहिए। जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन क्या होता है कि ये क्या गिवन है, क्या हम यहाँ पर गिवन में लिखें, क्या फाइंड करना है। तो अगर आपको यूनिट्स अच्छे से पता है कि ये जो यूनिट लिख रही है ये इस फिजिकल क्वांटिटी की होती है तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। कई बार क्या होता है कि कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये क्या है, तो हम यूनिट्स देख के पहचान सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे किसी क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि अ व्हील हैज़ अ स्पीड ऑफ 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब यहाँ पर स्पीड वर्ड सुनते ही बच्चे क्या सोचते हैं, एक व्हील की स्पीड है तो मीन्स ये हमें एंगुलर स्पीड दी हुई है ओमेगा 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ऐसे लिख देते हैं। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो होती है कि स्पीड के नाम से बच्चे ओमेगा लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या देना है, यूनिट का, रिवॉल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशंस हुए, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो अब आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की सेंस आएगी कि 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन, ये क्या गिवन है हमें, फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो ये ओमेगा नहीं गिवन है हमें, ये क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी। यूनिट क्या है फ्रीक्वेंसी की, हम सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज ऐसे पढ़ते हैं, जनरली हम रिवॉल्यूशन पर मिनट क्वेश्चन में ही देखते हैं, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो है यूनिट वो किसकी है, फ्रीक्वेंसी की। अब ये रिवॉल्यूशन पर मिनट है तो हम इसको पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि यूनिट क्या है इसकी, सेकेंड इनवर्स। तो क्या करेंगे, मिनट को कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड में। तो ये जो न्यू 1200 RPM दिया हुआ है, हम इसको 1200 अपॉन 60 करके सेकेंड इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं कि पर सेकेंड इतने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। तो जब फ्रीक्वेंसी आ गई है तो ओमेगा क्या होता है, 2 पाई न्यू। इससे अब ओमेगा की वैल्यू निकलेगी। अगर हमें ओमेगा ही गिवन होता, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड गिवन होती, तो यहाँ पर क्या लिखा होता, रेडियन पर सेकेंड लिखा होता। ओमेगा की यूनिट रेडियन पर सेकेंड। तो यूनिट देखकर हमको क्वांटिटी का पता चल जाता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर गिवन है। और एक बेनिफिट ये भी होता है कि एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आ भी जाता है जिसमें यूनिट या डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो अगर आपको यूनिट्स अच्छे से लर्न है सबकी तो आपको वो क्वेश्चन भी आ जाएगा और उस क्वांटिटी के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। तो ये तो बात हो गई क्वेश्चन की लैंग्वेज की कि हम सभी सिंबल्स जो भी फॉर्मूले में हैं
उनके मीनिंग्स, उनकी यूनिट्स जो हैं वो अपने अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लें। अब सेकंड है कैलकुलेशन। फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जब सॉल्व करना शुरू करते हैं तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है। अब कैलकुलेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, जैसे कि कुछ हमको यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है और वो स्क्वायर रूट परफेक्ट नंबर का नहीं, नॉन परफेक्ट नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालना है, या फिर पावर्स 10 टू द पावर्स में कुछ है हमारे पास तो वो पावर में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर डेसिमल की कुछ नंबर है, ये डेसिमल्स हैं तो उसमें हमको मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि इन्हीं में कंफ्यूजन हो जाता है, और ये सब आपने 6 to 8 पढ़ लिया है वैसे। मतलब कैलकुलेशन का जो पार्ट है जिसमें मिस्टेक होती है वो है जो आप कई साल पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इट्स नेवर टू लेट। अगर आप चाहें तो अभी आप 11th में हैं तो और आपका मेंटल डेवलपमेंट हो चुका है तो आप ये कैलकुलेशन इनको बहुत जल्दी कुछ घंटों में ही आप इन्हें सीख सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सब आपने सीखा हुआ है, जस्ट आपको एक बार ये रिवाइज करना है। जैसे स्क्वायर रूट है तो अगर हमको 1 to 10 तक के भी स्क्वायर रूट ऐसे हमें लर्न है तो वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। जैसे परफेक्ट नंबर के स्क्वायर रूट तो हमको लर्न होते ही हैं काफ़ी हद तक, लेकिन अगर हमको 1 to 10 तक भी लर्न हो तो हमारे लिए काफ़ी सही रहेगा। जैसे 1 का तो स्क्वायर रूट क्या है, 1 ही हो जाएगा। √2 है तो 1.414, √3 है तो 1.732, √4 हमें पता ही है कि 2 होता है, √5 2.23, √6 2.449 ऐसे होता है तो हम इसको 2.45 ये लिख सकते हैं। फिर √7 2.64, √8 ये तो 2√2 ही हो गया तो इसमें हम 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2814, तो 2.814 ये √8 की वैल्यू हो गई। √9 अगेन हमारे लिए इजी है, 3 होता है। √10 हमें पता होना चाहिए, तो ये है 3.16, तो √10 की वैल्यू एक हमको ज़रूर लर्न होनी चाहिए। √5 की हमें लर्न होनी चाहिए, बाकी इधर ये √2 √3। तो अगर हमारे पास ये 1 2 3 4 ये भी हमें अच्छे से लर्न है तो कैलकुलेशन हमारे लिए काफ़ी सिंपल हो जाएगी। कई बार जैसे हमें दिया हुआ है √50, अब √50 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 25 × 2, तो 5 √2 आ गया। अब √2 हमें लर्न है तो हम ये फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही कहीं पर जैसे 125 है, 125 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 25 × 5, तो अब ये फिर से हमारे पास 5√5 आ गया। तो हमने 125 का भी स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर लिया, 5 में ही √5 की वैल्यू रख के। तो इस तरह से कैलकुलेशन हमारे लिए इजी हो जाती हैं अगर हम कुछ वैल्यूज ये लर्न कर लें तो, और ये इतना कुछ मुश्किल भी नहीं है। बार बार रिवाइज अगर हम किसी चीज़ को करें तो जैसे हमें सॉन्ग्स लर्न हो जाते हैं ऐसे हमें ये वैल्यूज भी लर्न हो ही सकती हैं। तो ये तो हो गई बात कि हमको ऐसे स्क्वायर रूट जो है कुछ नंबर के लर्न होने चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं पावर्स। अब जैसे ये पावर्स है, सपोज हमें वैल्यू दी हुई है 256 × 10⁻⁻⁴। अब हमें इसको लिखना है इस तरीके से 2.56 की फॉर्म में, मीन्स जैसे आंसर होता है तो हम 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल लगा के ऐसे लिखते हैं। तो 2.56 हमने क्या किया, नंबर की वैल्यू को कम कर दिया, तो यहाँ पर हम पावर प्लस कर देंगे। तो 10⁻⁻⁴ में हम कितना प्लस करेंगे, जितने डिजिट हमने ये डेसिमल मूव किए। यहाँ कहीं भी नहीं है डेसिमल तो मीन्स लास्ट में है, तो 1 2 डिजिट लेफ्ट में ले आए तो हम यहाँ पर 2 ऐसे प्लस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। -4 + 2 -2 इस तरीके से आ गया। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने इसको 100 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ 100 से ही मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो ऐसे भी समझ सकते हैं या डेसिमल आप मूव करा के वो भी देख सकते हैं।
ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया। अब जैसे हमारे पास है वैल्यू 0.0025, ये है वैल्यू, इसको आपको पावर्स में लिखना है। तो आप 2.5 इंटू 10 टू द पावर कितनी लिखेंगे? आपने क्या किया, ये जो यहाँ पर नंबर है इसकी वैल्यू बहुत छोटी है, डेसिमल के बाद 0 भी है, तो आपने क्या किया, इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। तो पावर कैसे करनी पड़ेगी आपको? माइनस, सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। कितना लिखे हैं फिर हम? 1 2 3, ये हमने 3 तक मूव किया है इसको, तो 10 टू द पावर हम यहाँ पे -3 कर देंगे। ठीक है, तो माइनस में पावर क्यों आई? क्योंकि ये हमने नंबर की वैल्यू को इंक्रीज किया था। तो इस तरीके से हम ऐसे पावर सॉल्व कर सकते हैं कि पावर अगर अपॉन में माइनस में है तो ऊपर आके प्लस में हो जाती है, तो ऐसे अगर नीचे प्लस में है तो ऊपर आके माइनस हो जाती है। तो ऐसे हम फ्रैक्शन में इनको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है डेसिमल। अब जैसे डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करते हैं वो सब आप सीखे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि डेसिमल सॉल्व करने में डिफिकल्टी आती है, तो हमारे पास तरीका क्या है कि ये जैसे है तो हम इसका डेसिमल हटा लेते हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या लिख दें, ऐसे कर सकते हैं, ये हम बचपन से जानते ही हैं। तो ऐसे करके हम कैलकुलेशन को और इजी बना सकते हैं। इस पावर को फिर हमने जैसे यहाँ ऊपर लिख दिया है, तो ऐसे कर सकते हैं। तो मीन्स ये सब वो बेसिक्स हैं जो सब हम पढ़ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है कि आउट ऑफ द माइंड हो चुके हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अब लास्ट में है वो ये है कि कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है। अगर आपने कैलकुलेटर यूज़ किया मीन्स आपने अपनी कैलकुलेशन करने की स्किल्स को वीक कर दिया। आप पहले कैसे मल्टीप्लाई सब कर लेते थे, जब सारे क्वेश्चन ही होते थे मल्टीप्लाई करने के, डिवाइड करने के, आप सीख रहे थे तो सब यही कर रहे थे। लेकिन फिर आपने बड़े होते होते ये चीज़ें जो हैं ऐसे साइड कर दी, कैलकुलेटर आ गया, फटाफट कैलकुलेशन हो जाती है कि हमारा टाइम बच रहा है। लेकिन वो टाइम बच नहीं रहा, हमें और ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि CBSE बोर्ड में तो कैलकुलेटर अलाउड है नहीं। तो इसलिए आज से आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे आप कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करेंगे। और आपको स्टार्टिंग में ऐसे लगेगा कि अरे पहाड़ जैसी कैलकुलेशन है, कैसे करें, लेकिन फिर आप इसके यूज टू हो जाएंगे और आप जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब कर सकते हैं और आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। तो आपको अपने ही आप अपने लिए बहुत अच्छा लगेगा। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने क्या बात की कि न्यूमेरिकल्स करने में जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो एक तो क्वेश्चन की लैंग्वेज और कैलकुलेशन, इन दो की होती है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने के लिए हमें यूनिट्स अच्छे से सब लर्न होनी चाहिए, तो हम क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ पाएंगे। और कैलकुलेशन के लिए जो हमने पढ़ा है पहले कुछ सालों में उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है, तो हमें फिर न्यूमेरिकल से कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी और इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, तो न्यूमेरिकल्स करना बहुत अच्छा लगेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। फिर भी आपके कुछ और इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हो या कोई और आप कुछ बात पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ पूछिएगा। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है और वो काफ़ी वैल्यू रखते हैं मेरे लिए। थैंक यू।